हेलो स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 9 के अंदर हम डिस्कस कर रहे हैं इसकी टर्मिनोलॉजी के बारे में जो हमारे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से रिलेटेड है। इसके हमने लगभग 20-21 पॉइंट पहले पिछले लेक्चर्स के अंदर पढ़ लिए हैं। अभी हम बात करेंगे नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी अनड्यू इन्फ्लुएंस के बारे में। अनड्यू इन्फ्लुएंस को अनुचित प्रभाव कहा जाता है। होता क्या है, जैसे कि आपको पढ़ाया गया है कि किसी भी लीगल कॉन्ट्रैक्ट या वैलिड कॉन्ट्रैक्ट को बनाने के लिए जो पार्टीज़ होती हैं उन सभी पार्टीज़ का फ्री कंसेंट मिलना ज़रूरी है। यानी कि वो कंसेंट जो है, उनकी जो सहमति है वो खुद स्वतंत्रता पूर्वक दें, उस पर किसी तरह का दबाव ना हो, कोई किसी तरह का नियंत्रण ना हो। उस चीज़ से लिए अपन ने जो यहाँ पे वो फैक्टर्स पढ़े हैं कि किन चीज़ों से वो सहमति प्रभावित नहीं होनी चाहिए। उसमें मैंने आपको लास्ट लेक्चर के अंदर कोर्सियन के बारे में पढ़ाया था, जिसमें हमने उत्पीड़न के बारे में बात की कि अगर कोई पार्टी किसी दूसरी पार्टी को एक कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होने के लिए प्रेशराइज करती है, कोई ऐसा काम करती है या ऐसा काम करने की धमकी देती है जो आईपीसी के अकॉर्डिंग एक लीगल एक्ट नहीं माना जाता, तो उस चीज़ के अंदर जो आप उसकी कंसेंट लोगे उसको हम फ्री कंसेंट नहीं मानेंगे। उसी के साथ आपका दूसरा फैक्टर जो है वो अनड्यू इन्फ्लुएंस का आता है। अनड्यू इन्फ्लुएंस का मतलब क्या है कि एक पार्टी है, एक व्यक्ति है जो किसी दूसरे व्यक्ति की, ध्यान रखेंगे हम, एक व्यक्ति है जो दूसरे व्यक्ति की, बी की, किसी भी प्रकार की इच्छा को, डिज़ायर को कंट्रोल करने की पोजीशन में है। मतलब इसकी पोजीशन ऐसी है कि ये सामने वाले की इच्छा को कंट्रोल कर सकता है, अपने हिसाब से उसे यस या नो में चेंज कर सकता है, और इस पोजीशन का वो अनफेयर बेनिफिट कमाता है और उसको एक कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होने के लिए क्या करता है, मोटिवेट करता है। तो सामने वाला जिसकी इच्छा पर दूसरे व्यक्ति का कंट्रोल है वो उस पर अपनी कंसेंट दे देगा, और ऐसी कंसेंट जो होती है उसको फ्री कंसेंट नहीं माना जाता। क्लियर समझ में आ गया आपको? तो इसका हम एग्जांपल लेंगे। जैसे एक बंदा है विमल, और विमल एक कंपनी में काम करता है, और कंपनी का जो मैनेजर है वो है रमेश। ठीक है, रमेश के पास ऑथोरिटीज़ हैं, पावर्स हैं, क्योंकि ये एम्प्लॉयर है। कौन है ये? एम्प्लॉयर। और ये कौन है? एम्प्लॉई। तो यहाँ पर जो एम्प्लॉयर है वो उस एम्प्लॉई की किसी भी विल को, किसी भी इच्छा को कंट्रोल करने के ऑथोरिटी रखता है। विमल को कोई बहुत ही अर्जेंट काम होने की वजह से उसने रमेश से 4 दिन की क्या मांगी है? छुट्टी मांगी है, लीव मांगी है। काम का प्रेशर ज़्यादा है। रमेश ने कहा कि भाई आपको 4 दिन की छुट्टी मिल जाएगी, लेकिन उसके बाद फिर उसको आप परमानेंट छुट्टी ही मान लें और दोबारा काम पर ना आए। ठीक है, क्योंकि इसकी परमिशन के बिना छुट्टी मिलेगी नहीं, और छुट्टी परमिशन जब यही देगा तो सीधी सी बात है ये पोजीशन में आ गया, किस में, कि ये इसकी इच्छा को क्या कर सकता है? प्रभावित कर सकता है। तो इसने कहा भाई 4 दिन की लीव तभी मिलेगी जब आप काम छोड़ दो, यानी कि हम आपको 4 दिन की लीव नहीं दे सकते, अगर आप लेते हो तो आपको नौकरी छोड़नी पड़ेगी। सिंपल। तो विमल ने क्या किया, उस अर्जेंट काम के लिए वो जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें बिना कुछ किसी तरह का रिज़ाइन दिए, बिना कुछ कहे, और उसे छोड़ दिया, और वो 4 दिन के लिए अपने काम पर चला गया। जब वो वापस 4 दिन के बाद आता है तो उसको जो मैनेजर है उसने ज्वाइन करने से मना कर दिया। अब यहाँ पर जो विमल है वो न्यायालय की शरण लेगा, कोर्ट में जाएगा,
और कोर्ट इस पूरे के पूरे कॉन्ट्रैक्ट को क्या मानेगा, इलीगल या वॉइड मानेगा। वॉइड क्यों मान रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो विमल की इच्छा थी उसको रमेश ने अपनी पोजीशन से प्रभावित किया। भाई देखो कोर्ट में केस जाएगा तो रमेश कहेगा भाई कि मैंने इसको बोला था और इसने एग्री किया था और ये नौकरी छोड़ के चला गया था। लेकिन अब विमल वापस आना चाहता है, इस कंडीशन में रमेश को जिम्मेदार ठहराया जाएगा क्योंकि रमेश उस समय इसकी इच्छा को प्रभावित करने की स्थिति में था। ये इसकी एक्सेप्टेंस कैसी भी ले सकता है अपने हिसाब से, क्योंकि ये एम्प्लॉयर है, इसके पास ऑथोरिटीज़ ज़्यादा है। तो इसने क्या किया है, अपनी पोजीशन का गलत फ़ायदा उठाया है और बंदे को नौकरी से निकाल दिया है। तो यहाँ पर इसको वॉइड मानते हुए वापस विमल को क्या मिलेगी, उसकी जॉब मिलेगी और उसका जो ऑथोरिटीज़ हैं, जो पोस्ट हैं, जो सैलरी है, वो सब कुछ उसको वापस प्राप्त होगा। क्लियर। तो इस तरह से आप ये समझ लें कि एक बंदा है जो दूसरे की इच्छा को प्रभावित करने की स्थिति में है, उसके पास ऑथोरिटी है और वो उसका जो पोजीशन है उसको गलत तरीके से यूज में करता है और उससे कुछ लाभ कमाता है। तो ऐसी कंडीशन में इसको अनुचित प्रभाव से प्रभावित सहमति माना जाता है, कंसेंट माना जाता है। क्लियर। तो इस चीज़ में आपको ये समझ में आया है कि यहाँ पे एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की इच्छा को प्रभावित करने की स्थिति में है और उस स्थिति का उपयोग करके अनुचित लाभ कमा रहा है। क्लियर। ऐसा करने से यहाँ पर जो एग्रीमेंट है उसको वॉइड माना जाएगा। क्लियर। नंबर नेक्स्ट पे हम डिस्कस करेंगे अंडू इन्फ्लुएंस के बाद। फ्रॉड। देखो मैंने आपको इसके 5 फैक्टर बताए थे कि फ्री कंसेंट किन कंडीशंस में नहीं होता, जिसमें हमने कोर्सियन, अंडू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिस रिप्रेजेंटेशन और मिस्टेक के बारे में बात की थी। तो नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं फ्रॉड के बारे में। देखो फ्रॉड के थ्रू भी आप क्या करते हैं, किसी दूसरे व्यक्ति की कंसेंट ले सकते हैं, उसकी सहमति ले सकते हैं और उसे कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करा सकते हैं। यहाँ पर मैं दोनों चीज़ें एक साथ ही पढ़ाऊँगा आपको, जिससे इन दोनों के बीच में आपको एक डिफरेंस समझ में आए। मिस रिप्रेजेंटेशन। मिस रिप्रेजेंटेशन को मिथ्या वर्णन कहते हैं। मिथ्या वर्णन। इन दोनों को आप साथ साथ पढ़ेंगे क्योंकि कपट के अंदर ही मिथ्या वर्णन भी सम्मिलित होता है। अब वो कैसे है वो समझे हम। फ्रॉड के अंदर क्या होगा कि कोई भी पार्टी जो होती है वो किसी दूसरे व्यक्ति को गलत सूचना देगी। इन्फॉर्मेशंस कैसी दे रहे हैं हम, गलत, जबकि हमारे पास सही इन्फॉर्मेशन है। याद रखना है हमारा जो इंटेंशन है वो सामने वाले की एक्सेप्टेंस लेना है, उसे धोखा देना है। यानी कि हमेशा यहाँ पर आपको नेगेटिव अप्रोच के अंदर ही सम्मिलित करना है इसको, कपट को। क्लियर। कपट में क्या करना है आपको, यहाँ पे ध्यान रखना है कि कोई भी पार्टी किसी दूसरे पार्टी को धोखा देकर या कोई बात छुपाकर या सही बात को छुपाकर गलत बात बोलकर, ठीक है, इन सारी चीज़ों से सामने वाले के सामने हम कुछ बातें रखते हैं जिससे वो अपनी कंसेंट, अपनी एक्सेप्टेंस दे देता है और कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है। ऐसा करने पर अगर ये बाद में इस चीज़ के बारे में पता चलता है तो कोर्ट द्वारा इसको वॉइड माना जाएगा, क्योंकि लॉ के अकॉर्डिंग कपट के थ्रू या फ्रॉड में दी गई जो एक्सेप्टेंस होती है उसको एक फ्री कंसेंट नहीं माना जाता है। क्लियर। जैसे मान लो कि एक व्यक्ति है ए, और ए ने क्या किया, अपना जो बीमार घोड़ा है सिक हॉर्स, इसका जो एक पैर है, एक खुर जो है वो टूटा हुआ है, तो उसने क्या किया, उसको हल्का फुल्का मरम्मत करके और उसको बिल्कुल नॉर्मल कर दिया और इसे बी को बेच दिया। अब ये जो उसका पैर है, ये खुर है, वो टूटा हुआ है, उसके बारे में ए को पता है, लेकिन वो बी के सामने प्रेजेंट कर रहा है कि ये बिल्कुल सही है, स्वस्थ है, हेल्दी है। क्लियर। तो ऐसी कंडीशन में बी ने उसको पेमेंट करके ये चीज़ परचेज़ कर ली, ठीक है। अगर बाद में ये चीज़ ओपन होती है तो इसे हम क्या कर सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट को बाय कोर्ट वॉइड करार दिलवा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो पीड़ित पक्षकार है, जो एग्रीव्ड पार्टी है, वो कौन है, बी है। और अपन ने पढ़ा हुआ है इस बारे में
कि वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट कौन से होते हैं। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट वो होते हैं जो किसी एग्रीड पार्टी के रिकमेंडेशन पे उसके केस फाइल करने पर जो कोर्ट है उसके थ्रू वहाँ पे उस एग्रीमेंट को वॉइड करार दिया सकता है, वॉइड माना जा सकता है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि सच्ची बात पता है इसको सब पता है सच का, लेकिन फिर भी क्या कर रहा है, ये धोखा देने के उद्देश्य से झूठ बोल रहा है, गलत बात बता रहा है, जो सही बात है उसको छुपा रहा है। तो यहाँ पर इसका जो उद्देश्य है वो क्या है, कपट करना है। इसके थ्रू क्या करेगा, ये बी की जो स्वीकृति है वो ले लेगा और अपना बीमार घोड़ा बेच देगा। क्लियर, तो उसको बोलते हैं अपन कपट। क्लियर। दूसरा है मिस रिप्रेजेंटेशन। मिस रिप्रेजेंटेशन भी ऐसा ही है, लेकिन यहाँ पर जो इंटेंशन होता है वो सामने वाले को धोखा देना नहीं होता। अब क्वेश्चन ये है कि सर आप गलत भी बोल रहे हैं फिर धोखा भी नहीं दे रहे। एक्चुअल में क्या है, कपट के अंदर पड़ा कि हमारे पास वास्तविक जानकारी है, एक्चुअल जो इन्फॉर्मेशन है किसी चीज़ के बारे में वो हमें पता है। जैसे घोड़ा बीमार है तो हमें पता था, लेकिन हमने झूठ बोला और झूठ बोल के क्या किया, उस सामने वाले को कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होने के लिए मोटिवेट किया, हम उसको धोखा दे रहे हैं। यहाँ पे ऐसा नहीं होगा। यहाँ पे क्या होगा, जो हमारे पास इन्फॉर्मेशन है, हो सकता है वो गलत हो, हमने वो गलत इन्फॉर्मेशन सही मानी कि हाँ ये सही ही होगी और वो इन्फॉर्मेशन ज्यों की त्यों ट्रांसफ़र कर दी। तो सामने वाले के साथ हमने क्या किया, झूठ बोला है, लेकिन धोखा नहीं किया। धोखा तो हमारे उद्देश्य में था ही नहीं, क्योंकि हमारे पास ही सूचना कैसी थी, गलत थी। भाई देखो क्या होता है कि मिथ्या वर्णन के अंदर या मिस रिप्रेजेंटेशन में कोई भी जो रॉन्ग इन्फॉर्मेशन होती है, रॉन्ग इन्फॉर्मेशन, उसको हम क्या मानते हैं कि यही इन्फॉर्मेशन सही है। ठीक है, और उस इन्फॉर्मेशन को हमने क्या किया, दूसरी पार्टी को ट्रांसफ़र कर दिया कि ये जो हम बात शेयर कर रहे हैं, ये जो हम प्रपोजल रख रहे हैं, ये कैसा है, सही है, जबकि वो कैसा है, गलत है। और हमको ये जानकारी नहीं है कि ये इन्फॉर्मेशन गलत है। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में हम धोखा नहीं दे रहे, हम फ्रॉड नहीं कर रहे, लेकिन जो हमारी प्रपोजल है, जो हमारी इन्फॉर्मेशंस हैं, वो कैसी हैं, गलत हैं, झूठी हैं। ऐसा करने से अगर मान लो सामने वाले ने कॉन्ट्रैक्ट में एंटर किया और उसके बाद किसी तरह का यहाँ पर ये चीज़ मामला जो है ये सामने आता है, तो बी की रिकमेंडेशन पे जो कोर्ट है इस पूरे के पूरे एग्रीमेंट को वॉइड क्या कर सकता है, मान सकता है और इसको कैंसिल कर दिया जाएगा, क्योंकि यहाँ पे गलत इन्फॉर्मेशन के चक्कर में ही ये क्या हुआ है, आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो हुआ है। क्लियर। तो यहाँ पे इन दोनों में आपको डिफरेंस समझ में क्या आया है कि यहाँ पे जो पार्टी प्रपोजल रख रही है उस पार्टी ने रॉन्ग प्रपोजल को ही सही माना है, उसको जानकारी नहीं है, उसने उसको सही मान के वही सूचना सामने ट्रांसफ़र कर दी और एग्रीमेंट हो गया या कॉन्ट्रैक्ट हो गया। यहाँ पर हम जानबूझ के क्या कर रहे हैं, गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। हमारा इंटेंशन ही क्या है, सामने वाले को धोखा देना, सही बात छुपाकर गलत बात बताना। सही बात हमको पता है कि कौन सी है, यहाँ पर हमको गलत बात ही पता है और हम उसे ही सही मान रहे हैं, तो वो ज्यों की त्यों हमने क्या कर दी, ट्रांसफ़र कर दी। तो यहाँ पे हम झूठ बोल रहे हैं, जबकि यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, सामने वाले को धोखा दे रहे हैं। इन दोनों की दोनों कंडीशंस में जो आपकी कंसेंट होती है उसको फ्री कंसेंट नहीं माना जाता है और उसको फिर क्या मानेंगे, हम वॉइड एग्रीमेंट करार दे देंगे। क्लियर। नेक्स्ट आपका आता है मिस्टेक। ये लास्ट है आपकी फ्री कंसेंट के फैक्टर्स के अंदर। मिस्टेक का मतलब होता है गलती। देखो गलती का सीन क्या है, गलती का मीन है कि जब कोई कॉन्ट्रैक्ट किया जा रहा है तो उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जो उसका सब्जेक्ट मैटर है, जो उसकी टर्म्स हैं, उनको लेकर जब दोनों ही पार्टी क्या होती हैं, गलती पर होती हैं, उनको उसके बारे में इंफॉर्मेशंस नहीं होती या सही इंफॉर्मेशंस नहीं होती और वो एग्रीमेंट कर लेते हैं, तो उसको हम गलती से प्रभावित क्या मानते हैं, एक आपका कंसेंट मानते हैं। जैसे मान लो एक बंदा है राम, और इस राम ने क्या किया, अपनी एक गाय मोहन को बेचने का क्या रखा, प्रपोजल रखा। राम ने अपनी गाय मोहन को बेचने का क्या रखा है, प्रपोजल रखा है। और ये प्रपोजल कब रखा है, ये रखा है सपोज दैट 9 सितंबर 2020 को। क्लियर। लेकिन 8 सितंबर 2020 को जो शाम को तूफान आया था उसमें गाय मर गई थी। इस सब्जेक्ट मैटर को लेके मोहन को प्रपोजल रखा जा चुका है और मोहन ने अपना क्या कर दिया, एक्सेप्टेंस दे दी है, कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है। लेकिन उस सब्जेक्ट मैटर को लेके
जिस चीज़ के लिए आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो उसको लेके दोनों कैंडिडेट कैसे हैं, गलती पर हैं। ऐसी गलती के चक्कर में यहाँ पर जो एग्रीमेंट होगा वो कैसा माना जाएगा, वॉइड माना जाएगा। या फिर आप क्या करते हैं, किसी भी तरह की कंसेंट आपकी सेम नहीं है। जैसे हमने कार का एग्जांपल लिया था कि राम ने अपनी दोनों कारों में से, एक तो है फोर्ड कार, फोर्ड फिगो, और एक है मारुति कार, इसमें मारुति को बेचने का क्या किया है, प्रपोजल रखा है। सामने वाला जो श्याम है, उस श्याम ने सोचा है कि फोर्ड के बारे में बात की गई है और उसने एक्सेप्टेंस दे दी। तो यहाँ सब्जेक्ट मैटर को लेके दोनों क्या हैं आपके, सेम सेंस में, सेम थिंग में क्या नहीं है, इनका विचार नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में इसको बाई मिस्टेक एक एग्रीमेंट माना जाएगा और इसको अपन क्या मानेंगे, नल एंड वॉइड मानेंगे। क्लियर। तो मिस्टेक का मतलब ये है कि किसी भी चीज़ को, टर्म्स को लेके, कंडीशन को लेके या सब्जेक्ट मैटर को लेके जब दोनों पार्टी केस पे होती हैं, मिस्टेक पे होती हैं, उनको प्रॉपर नॉलेज नहीं होती, एक्चुअल नॉलेज नहीं होती, तो उस कंडीशन में आप उसको मिस्टेक से रिलेटेड या मिस्टेक से अफेक्टेड क्या मानते हैं, कंसेंट मानते हैं। और ऐसी कंसेंट से आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो नल एंड वॉइड माना जाता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे इसी में कंसीडरेशन के बारे में। कंसीडरेशन को बोलते हैं प्रतिफल। हमने स्टार्टिंग से ही पढ़ा हुआ है कि विदाउट कंसीडरेशन जो आपके कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं वो नल एंड वॉइड होते हैं, उनको आगे एनफोर्स नहीं किया सकता लॉ के अकॉर्डिंग। क्लियर। भाई सीधी सी बात है, जब हम कोई काम करते हैं तो उस काम के बदले में जो हमें मिलता है उसको हम क्या कहते हैं, कंसीडरेशन कहते हैं। जैसे मैंने बात की कि एक तो है पेंटर और एक है हाउस ओनर, तो ये आपके दो पार्टी हो गई। अब इन दोनों पार्टियों के बीच में एक क्या हुआ है, एग्रीमेंट हुआ है भाई, क्या कि पेंटर को अच्छी क्वालिटी में या अच्छी तरह का जो पेंट है वो इस हाउस के लिए या हाउस ओनर के लिए क्या करना है, करके देना है। यहाँ पर इसकी तरफ से 20,000 रुपये इसको क्या दिया जाएगा, इसका जो रेमुनरेशन है वो दिया जाएगा। तो कंसिडरेशन दोनों तरफ से तो हो गया। यस भाई, इसके 20,000 रुपये के बदले में पेंटर को पेंट करके देना है, तो इसको बोलते हैं हम प्रॉमिस या परफॉर्मेंस। यस, हमेशा ध्यान रखेंगे हम, कंसिडरेशन का मतलब केवल रुपयों से ही नहीं है। कंसिडरेशन का मतलब है आपने जो काम किया, आपने जो पेमेंट किया, उसके बदले में आपको क्या मिला, उस मिलने को, उस एक्सचेंज को हम क्या कह रहे हैं, कंसिडरेशन बोल रहे हैं। ठीक है। तो हाउस ओनर को मिला क्या, परफॉर्मेंस, एक काम मिला, और वो काम क्या है कि इसका जो हाउस है वो पूरी तरह से क्या जाएगा, पेंटेड हो जाएगा। क्लियर। तो ये इसका कंसिडरेशन है। और 20,000 रुपये किसको मिलेगा, पेंटर को। तो पेंटर को अपनी मेहनत के बदले मिलेगा, उसके लिए वो कंसिडरेशन है। दोनों ने आपस में एक दूसरे को क्या दिया है, इसने 20,000 रुपये दिए और इसने दीवारों पे पेंट कर दिया। क्लियर। तो दोनों को बदले में कुछ ना कुछ मिल रहा है। इसी प्रॉमिस या परफॉर्मेंस को हम क्या कहते हैं, कंसिडरेशन या प्रतिफल कहते हैं। ठीक है। और हमने पढ़ा हुआ है हर कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है, कंसिडरेशन होता है। भाई आज हम किसी दुकान पे जाते हैं, वहाँ पे जाके हमने कोई प्रोडक्ट परचेज़ किया, तो हमें प्रोडक्ट मिल रहा है, ये उसकी तरफ से कंसिडरेशन है, और हमने पैसे दिए, ये हमारी तरफ से कंसिडरेशन है। क्लियर। तो दोनों के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ उसके बदले में दोनों ने कुछ एक्सचेंज किया, एक प्रॉमिस, एक अमाउंट या एक परफॉर्म। ठीक है। तो जो भी आप कर रहे हैं उसको आप क्या कह रहे हैं, कंसिडरेशन बोल रहे हैं। क्लियर। ये आपको समझ में आया है। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट के बारे में। कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट, कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट को सांयोगिक अनुबंध कहते हैं। इसको आप थोड़ा ज़्यादा ध्यान से समझेंगे। कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है कि कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट में कोई भी एक पार्टी एक दूसरी पार्टी के लिए कोई भी काम करने और नहीं करने का क्या करती है,
प्रॉमिस करती है, काम करने या नहीं करने का प्रॉमिस। और वो क्यों करती है? किसी भी कोलैटरल इवेंट के घटने या नहीं घटने पर। कुल मिला के बात यह है कि इसमें एक पार्टी प्रॉमिस कर रही है कि मैं आपके लिए किसी स्पेशल इवेंट के घटने या नहीं घटने पर कोई काम करने या नहीं करने का प्रॉमिस कर रहा हूँ। जैसे हमने सिंपली पढ़ा हुआ है, इंश्योरेंस के कॉन्ट्रैक्ट जो होते हैं, इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है भाई? एक तो है इंश्योरर और एक है इंश्योर्ड। दो पक्षकार हैं, दो पार्टी हैं। इंश्योर्ड कौन है? जो इंश्योरेंस करवा रहा है। और इंश्योरर कौन है? जो इंश्योरेंस कर रहा है। तो यहाँ पर इस कॉन्ट्रैक्ट में एक प्रॉमिस हुआ, और वो प्रॉमिस किसने किया? इंश्योरर ने किया। क्या किया? कि अगर आपके गोडाउन में आग लग जाती है, कंडीशन आग लगना, ये एक इवेंट हो गया। कंडीशन आग न लगना, दो इवेंट हैं, या तो आग लगेगी या नहीं लगेगी। क्लियर? आग लगने या न लगने पर कंपेंसेशन देने या नहीं देने का प्रॉमिस कर रहा है। कंपेंसेशन देने या नहीं देने का प्रॉमिस कर रहा है। कौन कर रहा है? इंश्योरर। ऐसे ही तो होता है भाई। इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट कैसे होते हैं? इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट को कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर शामिल किया जाता है। कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट वो होते हैं जो डाउटफुल हैं, जो किसी अनसर्टेन इवेंट से रिलेटेड है। अब वो अनसर्टेन जो इवेंट है, अगर वो हैपन हो गया, उसकी जो परफॉर्मेंस है वो हो जाती है, तो वहाँ पे आपकी लायबिलिटी बन जाती है। और अगर वो नहीं हुआ तो आपकी तरफ से कोई लायबिलिटी नहीं बनेगी। सिंपल समझ में आ रहा है? एक बिजनेसमैन है, उसका गोडाउन है, उसने लिया फायर इंश्योरेंस। अब फायर इंश्योरेंस ले लिया तो इंश्योरर जो है वो क्या कह रहा है कि भाई अगर 1 साल के अंदर आपके गोडाउन में आग लग जाती है तो हम आपको कंपेंसेशन दे देंगे, इंश्योरेंस अमाउंट दे देंगे। और अगर आपके गोडाउन में आग नहीं लगती है तो हम पैसा नहीं देंगे। क्लियर? तो ये बहुत सिंपल था। इसी के अंदर आपके एक तो आते हैं इंडेमनिटी के, और एक आते हैं गारंटी के। ये दोनों के दोनों आपके जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं उनको भी कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ही रखा गया है। देखो एक एग्जांपल और लेते हैं हम। कि एक बंदा है विवेक, ठीक है, और विवेक गया कहाँ पे? विवेक गया गोल्डन टेम्पल, अमृतसर गया है भाई, ठीक है। और गोल्डन टेम्पल में जाके इसने क्या किया है कि अपना सारा जो लगेज है, जो सामान है, वो क्लॉक रूम में जमा करा दिया। होता है बड़े जो आपके टूरिस्ट प्लेस होते हैं, वहाँ पे सामान जमा करने के लिए अलग से एक काउंटर होता है। तो वहाँ पे जाके इसने विवेक ने क्या किया है, अपना पूरा का पूरा जो सामान है, लगेज है, वो क्लॉक रूम में जमा करवा दिया। क्लियर? अब क्लॉक रूम से इसको क्या मिल गया? एक टोकन मिल गया, टोकन। ये टोकन जो है ये विवेक ने अपने पास रख लिया, और फिर ये आराम से क्या कर रहा है? टेम्पल घूम रहा है। क्लियर? लेकिन जब ये वापस काउंटर पे आया तो पता चला कि टोकन इस पे से खो गया है। अब टोकन खो गया तो सामने वाला जो क्लॉक रूम का मैनेजर है वो इसको अपना माल वापस देगा नहीं, क्योंकि भाई वहाँ पे कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं है। ये झूठ भी तो बोल सकता है, क्योंकि टोकन ही क्या है, उस चीज़ के लिए वेरीफाई करता है कि हाँ आपने इस नंबर के अलमारी में, इस नंबर के उस पे रैक में अपना जो सामान है वो रखा हुआ है। अब टोकन खो गया है तो क्या विवेक को माल नहीं मिलेगा? तो आंसर है नहीं, ऐसा नहीं होगा। अब विवेक क्या करेगा? एक लेटर लिखेगा। किसको? क्लॉक रूम के मैनेजर को। क्या लिखेगा कि भाई देखो ये जो माल है, जो 14 नंबर 15 नंबर रैक में है, जो इसके टोकन पे नंबर था, इसको याद है, वो माल किसका है? मेरा है।
और अगर कोई थर्ड पार्टी आकर इस चीज़ के बारे में आपको बोलती है कि ये मेरा है, तो उसको सारा का सारा कंपेंसेशन, माल का मूल्य देने की गारंटी किसकी है? मेरी है। ठीक है, ये कौन बोल रहा है? विवेक बोल रहा है। अब ऐसी कंडीशन में जो क्लॉक रूम का मैनेजर है उसने क्या किया? माल विवेक को दे दिया। अब अगर मान लो वो जो इवेंट है, जो डर है मैनेजर के माइंड में कि कहीं दूसरा बंदा आके ये माल ना मांगे, अगर वो होता है, अगर कोई आ जाता है, तो हम विवेक को लायबल ठहराएंगे और विवेक से क्या लेंगे? कंपेंसेशन लेंगे। और अगर मान लो कोई नहीं आता है क्योंकि एक्चुअल में माल उसी का है, तो फिर उससे कोई कंपेंसेशन नहीं लिया जाएगा। तो ये एक कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट है, क्योंकि यहाँ पर अनसर्टेनिटी है। कोई थर्ड पार्टी उस माल को लेने आ भी सकती है और नहीं भी आ सकती। अगर आ जाती है तो लायबिलिटी किसकी बनेगी? विवेक की। और अगर नहीं आती है तो माना जाएगा कि माल किसका है? विवेक का ही है। तो यहाँ पर क्लॉक रूम मैनेजर की कोई लायबिलिटी क्रिएट ही नहीं होगी। क्लियर? तो इस तरह से आप समझ रहे हैं कि जो कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो परिस्थितियों पर निर्भर करते हैं। अगर परिस्थिति बदल जाती है तो लायबिलिटी बदल जाती है। ठीक है, जैसे आग लगी तो आपको क्या करना है? काम करना पड़ेगा सामने वाले के लिए जो आपने प्रॉमिस किया है। और आग नहीं लगी तो आप अपना प्रॉमिस मत पूरा करो, कोई दिक्कत ही नहीं है। वही चीज़ यहाँ पे है कि अगर कोई तीसरा बंदा आ गया तो आपको लायबिलिटी हो जाएगी। फिर क्लॉक रूम का मैनेजर विवेक को कॉन्टैक्ट करेगा, विवेक उसका माल वापस लेके आएगा, ये जिम्मेदारी बनती है अगर इस चीज़ को प्रूफ कर दिया जाता है तो। ठीक है, और अगर कोई नहीं आया है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ना मैनेजर को है ना विवेक को है। क्लियर? तो ये चीज़ें जो होती हैं वो कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आती हैं। यहाँ पर आपके जो परिस्थितियां हैं वो घटती हैं तो आपकी जिम्मेदारी बनती है, और नहीं घटती तो आप जिम्मेदारी नहीं बनती। ठीक है, उस चीज़ को आप कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर पढ़ेंगे। क्लियर? तो इस तरह से आज के लेक्चर में आपने जो टर्मिनोलॉजी पढ़ी, आई होप आपको समझ में आई होगी। इससे आगे की टर्मिनोलॉजी हम आगे के लेक्चर्स में कंटिन्यू करेंगे। क्लियर? थैंक यू।